आज हमारा प्रयत्न है कि शिक्षकों की जो परेशानी है, रिटायर होते ही उनको पेंशन का निर्धारण हो, बाकायदा भुगतान, परीक्षा की करें तो उनका भुगतान हो, उनके अवकाश के विसंगति दूर हो। शिक्षण व्यवस्था में एक मॉडल बना है उत्तर प्रदेश के लोगों ने, तो इसमें पिक्चर भी बनाई है, चीट नकल विहीन परीक्षा। आज टेक्नोलॉजी के प्रयोग से कि 1,94,000 सीसीटीवी कैमरा, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों का और एक नकल विहीन परीक्षा को बगैर किसी छात्र और शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई के घोषणा, कब परीक्षा का अंक पत्र की चेकिंग और कब परिणाम, इस प्रकार की व्यवस्था ने, जहाँ 2.5 महीने परीक्षाएं चलती थी, वहाँ आज माध्यमिक शिक्षा परिषद 12 दिन और 15 दिन में, आज पूरे भारतवर्ष में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में प्रदेश हमारा तेजी से आगे बढ़ा है और लीड लिया है। आज अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि अभी तिमाही में 20% जो जीडीपी का उछाल आया है, ये भूतपूर्व है। आज जो रोजगार परख हो, कई व्यावसायिक कोर्सों को हमने शिक्षा के पाठ्यक्रम के साथ बदला है। आज़ादी के बाद पहली बार एनसीईआरटी का पैटर्न पे हमने पाठ्यक्रम का निर्धारण किया और सरकार बनी है युवाओं को। एक रिकॉर्ड, पिछली कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन नौकरी देने में पीछे रही। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, बैंकों के द्वारा ऋण देने के माध्यम से, तमाम केंद्र और प्रदेश की स्वरोजगार योजनाओं को चलाने के माध्यम से 1 करोड़ 61 लाख के आसपास को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार सृजित हुए। आज आईटी हब के रूप में हमारा नोएडा और आसपास के शहर बने हैं, पूरे दुनिया से लोग आए। आज भारतवर्ष का सबसे बड़ा डाटा सेंटर हमने उत्तर प्रदेश में स्थापित किया। आज अगर 100 मोबाइल बनते हैं तो 65 मोबाइल आज उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। हमने अग्रता हासिल की है। कोरोना ऐसे संक्रमण काल में भी 54,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पिछले साल हुआ है। 4,68,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन हुए थे 2018 में। जो कार्य थे वो धरातल पर आए और 4.5 लाख नौकरियां सरकारी स्तर पर मिली। ये उत्तर प्रदेश जो अपराधों के लिए प्रसिद्ध हो रहा था कभी, विगत सरकारों के कारण वो निवेश वाला प्रदेश बन गया। आज भारत में उत्तर सबसे बड़ा केंद्र बन गया है और उसका प्रमुख कारण है कि अपराधों पर नियंत्रण। आज हमने विभिन्न क्षेत्रों में, उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। 74,000 से भी ऊपर डिजिटल लाइब्रेरी में हमने अच्छे देश के प्रवक्ताओं के, प्रोफेसर्स के लेक्चर्स को अपलोड किया इस कोरोना के संक्रमण काल में, फ्री ऑफ कास्ट। कोई भी उन लेक्चर्स का लाभ उठा सकता है। आईआईटी खड़गपुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया के जो प्रतिनिधि आए थे, उन तक ने हमारे साथ में एमओयू साइन किया है कि वो अपने विद्यार्थियों को हमारे जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसका लाभ दे सके। ये मैं बधाई दूंगा अपने शिक्षकों को जिन्होंने ऑनलाइन टीचिंग को, जिसको मैं डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में कह रहा हूँ, व्हाट्सएप लाखों के आधार टीचिंग का जिसको हम बोलते हैं, उसकी सहायक हो सकती, उसका विकल्प नहीं हो सकती। इसलिए परिस्थितियों को नियंत्रण में करने की जो सरकार की नीयति थी, जिसकी प्रशंसा WHO तक ने हमारे मुख्यमंत्री के कार्यों की प्रशंसा करी है,
सारे विभागों की राय के बाद हमने 15 अगस्त से माध्यमिक के विद्यालय खोले थे। अब प्राथमिक के विद्यालय भी हमारे 1 सितंबर से खुल गए हैं। हमारे डिग्री कॉलेज और विद्यालय पहले से चल रहे हैं। यहाँ पर जो वाराणसी में हमारा काशी विद्यापीठ है, हमने महिलाओं की टीचिंग पर भी जोर दिया। हमने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, उनमें शोध पीठ हो, उनमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, ये सारी चीज़ों को जहाँ देने का काम किया है। वहीं संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में अभी हम एक विशेष तौर पर उनके जो पांडुलिपियाँ हैं उनके लिए हमने कहा है कि वो उनका लेमिनेशन के लिए वो प्रस्ताव भेजे, उसको हम देने के लिए आए हैं। हमने वहाँ पर जो भी कई योजना उनके प्रस्तावों को स्वीकार किया है। हमारा प्रयत्न है कि संस्कृत के क्षेत्र में जितने भी अध्यापक पूरे प्रदेश में जो संस्कृत विद्यालयों के अध्यापक हैं, उनकी नियुक्तियों का कार्य हमारा सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक पूरा हो जाएगा। और एक योग्य अध्यापक जिनका संस्कृत भाषा में ही इंटरव्यू होता है, वो सब हमारे इंटर वाले जो प्रथमा और मध्यमा इनके जो कक्षा के हैं, वो अध्यापकों की पूर्ति हो जाएगी। पहला उत्तर प्रदेश बना है ऐसा राज्य 1.5 लाख के आसपास शिक्षकों की नियुक्ति इस 4.5 वर्षों में पारदर्शिता के साथ हुई है। एक भी नियुक्ति पे पूरे प्रदेश में व्यवस्था है, वो एक मजबूती। आज उत्तर प्रदेश दूसरी अर्थव्यवस्था पूरे देश की बन के उभरा है और 11 लाख करोड़ का जो हमारा अर्थव्यवस्था थी वो आज 22 लाख करोड़ की बन गई 4 वर्षों में। ये उत्तर प्रदेश बदला हुआ है और ये अर्थव्यवस्था से सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमारे सूबे का जो व्यक्ति है उसकी आमदनी दोगुनी हो गई। ये एक हमारा एक दुगनी होने की तरफ हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी है। किसानों की आमदनी दोगुनी हो, इसकी तरफ हम लोग काम तेजी के साथ आगे बढ़ाए हैं। आज वही उत्तर प्रदेश जो पूरे भारतवर्ष में केंद्र की योजनाओं के मामले में काफ़ी पीछे रहता था, आज पूरे भारतवर्ष में 44 परियोजनाएं ऐसी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। तो ये हमारी सरकार के आते ही हमारे 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफी का कारण, किसानों को शौचालयों का निर्माण करोड़ों के तादाद में, आश्रयहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए जाने की प्रक्रिया, घर घर शौचालय बनाने की प्रक्रिया, 250 से ऊपर माध्यमिक विद्यालयों को बनाने की प्रक्रिया, 75 से ऊपर महाविद्यालय डिग्री कॉलेज को बनाने की प्रक्रिया, 12 के आसपास विश्वविद्यालय का कार्य प्रारंभ हो चुका है, उसकी प्रक्रिया। हमने 10 का वादा किया था, 12 पे काम शुरू हो गया। यानी जो संकल्प पत्र में हमने कहा उससे ज़्यादा बढ़कर सरकार ने काम करने का काम किया है। काशी आप देख रहे हो बदल गया है, मथुरा आप जाकर देखो आज प्रगति के पथ पर तेजी के साथ में बढ़ा है। अयोध्या नगरी आज दुनिया की एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में, विकसित नगर के रूप में प्रतिस्थापित होने जा रहा है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के सबल नेतृत्व में, योगी जी के मार्गदर्शन में, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत सारी बाधाओं को दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। तारीख भी आ गई और श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास होकर निर्माण भी प्रारंभ हो गया। हमने वैक्सीनेशन में पूरे दुनिया में एक वर्चस्व हासिल किया है। आज उत्तर प्रदेश पे 7 करोड़ 45 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन की डोज लगाई जा चुकी है। आज पूरे प्रदेश में तीसरी लहर के का आज सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। कुछ जिलों में
डेंगू का विशेष प्रकार के बुखार और बीमारी की शिकायतें भी विगत एक सप्ताह के अंदर आई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मंत्रीगणों ने तमाम जिलों का भ्रमण करके व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। अपर मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव तक के सारे अधिकारियों को नोडल अधिकारी बना के एक एक जिले में उनको 5-5 दिनों के लिए वहां पर प्रवास करने के लिए कहा गया है। सारी कोरोना के लिए जो आरक्षित तैयारी के लिए बेड्स थे, जिसमें ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर का और तमाम आधुनिक चिकित्साओं की सुविधा थी, उनको डेंगू के मरीज या मस्तिष्क ज्वर के मरीजों इनके लिए व्यवस्था कराने के लिए आगे हम सब बढ़े हैं। पूरे प्रदेश में शिक्षक जो दिवस है कल मनाया जा रहा है और माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 75 साल आज़ादी के हैं हमारे, 75 जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश के। सभी जिलों में 75 अध्यापकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम कल रखा गया है, जहां हमारे अधिकारीगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, समाज सेवी या शिक्षाविदगण उन्हें सम्मानित करेंगे, उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। तो ये आज बदला हुआ उत्तर प्रदेश है और इस बदले हुए उत्तर प्रदेश के कारण विपक्ष, एक ऐसा विपक्ष जो संवेदनशील नहीं है, कोरोना ऐसे संक्रमण काल में जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत अपनी जान को बाजी पर लगाकर गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर घूम रहा था, मास्क का वितरण कर रहा था, दवा का वितरण कर रहा था, हाथ मशीन का वितरण कर रहा था, कोविड मरीजों के घर की चिंता कर रहा था, भोजनालय को चला रहा था, वहीं विपक्ष के जिम्मेदार नेता वैक्सीन लगाने के लिए सरकार जो प्रयत्न कर रही थी उसको कहते थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, करने में संलग्न थे। और यहां तक ये सभी दलों के कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, नेता भी अपने चुनाव क्षेत्र में तक में नहीं गए सेवा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायकों का ये द्वितीय चरण में वो दिवंगत हुए सेवा करते हुए कोरोना के संक्रमण से। 3-3 मंत्री हमारे नहीं रहे, लेकिन जनता की सेवा सर्वोपरि है, ये बीजेपी की सरकार ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सिद्ध किया। आज कोरोना के कारण अपनी निसफलता को छुपाने के लिए विपक्ष, ट्वीट वाली विपक्ष जो धरातल पे काम न करके घरों के अंदर अपनी सुरक्षा की चिंता करके काम करती है, वो हताश और निराश रह के जातिवाद पर, संप्रदायवाद पर, क्षेत्रवाद पर और अनर्गल दोषारोपण और प्रचार में इतना भय तो कभी दिखा ही नहीं कि जननायक कल्याण सिंह जी, राष्ट्र नेता कल्याण सिंह जी, और कल्याण सिंह जी को हम लोग तो पिछड़ा और अगड़ा नहीं करते, लेकिन वही लोग पिछड़ा नेता बोलते थे। उसके बावजूद उनके प्रति सम्मान जाहिर ना करने की उनकी जो भावना है, उसने उनके संकीर्ण मानसिकता को और एक तरीके से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता के प्रति, या उनकी भाषा में हम कहें तो पिछड़ों के नेता के उपेक्षा के रूप में वो याद किया जाएगा। आज काशी में देखकर प्रसन्नता होती है कि बाबा के दर्शन के लिए दुनिया भर के लोग आएंगे। धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र, चाहे वो सारनाथ का क्षेत्र हो, चाहे कबीरदास जी का क्षेत्र हो, चाहे बजरंगबली श्री हनुमान का हो, चाहे गंगा जी का पवित्र जल का हो, एक समग्र विकास की जो अवधारणा वाराणसी और आसपास हुई है, अयोध्या एक महत्वपूर्ण प्रदेश के रूप में प्रदेश विकसित हुआ है। आप सब को काशी, क्योंकि काशी एक संदेश देने वाला प्रदेश है, और माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उनका प्रयास निकला था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया, और माँ गंगा के पुत्र ने वास्तव में जिस प्रकार से यहाँ के लोगों की सेवा की है, मैं समझता हूँ अद्वितीय है।
और स्मरणीय है। बहुत समय तक लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ के विभिन्न आयामों को देखकर प्रसन्नता का भाव महसूस करेंगे। अभी मेरी अधिकारियों के साथ में बैठक है जिसमें विश्वविद्यालयों की परीक्षा जो संपादित हुई है, भविष्य में भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की हम इसी महीने परीक्षा कराने जा रहे हैं। एक अभूतपूर्व रिजल्ट निकाला है। जो लोग परीक्षा में प्रमोट हुए थे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, उनके लिए उत्तर प्रदेश शासन ने, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने और उच्च शिक्षा विभाग ने एक जीओ निकाला है, शासनादेश, कि उनको प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद जिनको प्रमोट किया गया था, जो विदर्भ थे, जो फेल थे, कुछ लोग सैकड़ों में, जिनके संख्या 56 लाख में सैकड़ों में ही लोग थे, या जिनको अंक में लग रहा था कि हमें ऐसे लोगों को हमने बताया। शर्मा जी बताइए कि अब चुनाव 4 ही महीने बाद है, मुख्यमंत्री का कौन चेहरा होगा आपकी पार्टी की तरफ से? पहली ये तो जिसके पास चेहरा नहीं वो पूछते हैं, हमारे पास चेहरा भी है, चरित्र भी है। कौन, कोई नाम बताए? और कार्यक्रम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने काम किया है, और जिस प्रकार से सुदृढ़ता के साथ में उत्तर प्रदेश ने प्रगति की है और अब भविष्य में करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं समझता हूँ इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और मैंने कहा ना, ये सब प्रश्न वहाँ उठते हैं जहाँ कोई शंका और शुभा होती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की और केंद्र के नेतृत्व की दिशा निर्देशन पर चलने वाली है। उसके बारे में हमारे वरिष्ठतम नेताओं के बयान पहले ही आ चुके हैं। जो राष्ट्रीय नेता हैं उन्होंने इसको स्थिति को साफ कर रखी है, उस पर प्रश्न मुझसे करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सवाल ये कि कहा जा रहा है कि ब्राह्मण बहुत नाराज हैं भाजपा से, इसी ये डर है लोगों का। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, इन वादों का जवाब विकासवाद से दिया है और जातिवाद के जहर से प्रदेश को उबारने का काम किया है। वो ब्राह्मण वर्ग के प्रति पिछली बार भी दुष्प्रचार करते थे और इस बार भी दुष्प्रचार करने में संलग्न है, क्योंकि उनको पता है कि हर जाति और धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित भाव से रहते हैं। और वो ब्राह्मण को जाति के रूप में क्यों देखते हैं? ब्राह्मण एक संस्कार है, एक संस्कृति है, एक समाज को परिवर्तन करने की दृष्टि देने वाले लोगों की एक जमात है, एक समूह है। वो भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन करने वाले लोग हैं। यहाँ पर सभी जातियाँ आपस में मिलकर काम करने की जो संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर रही हैं, उससे ये सरकार भयभीत है। और कभी किसी जाति का सम्मेलन करके कहती ये जाति नाराज है, कभी कहती वो जाति नाराज है। वास्तविकता ये है कि ये वो लोग हैं जो विभिन्न प्रकार से, हमारा जियो निकला हुआ है, भगवान वाल्मीकि का जयंती मनाने का जियो निकला हुआ है कि लोग बच्चे जाने, सुहेल और राजभर जी का जियो निकला हुआ है कि आज हर विद्यालय में जयंती मनाई जाए। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो हमारे आराध्य को बड़ी उपेक्षा की भाव से देखते थे, अब जाति में विभाजित करने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। पहले भी पराजित हुए थे, अब ज़्यादा मतों के अंतर से पराजित होने वाले हैं, इसलिए ऐसे लोगों की चर्चा भी बेकार है। धन्यवाद। आरटीई के जो सरकार का मानना है कि जो गरीब असहाय हैं उनके बच्चों को शिक्षा दी जाए, लेकिन वाराणसी में कुछ ऐसे निजी स्कूल नहीं, कोई मना करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।